कोई अंदर चल रहा हो लेकिन उसके पैरों में ना अजीब से एक वो जैसे नहीं घुंघरू होते हैं, घुंघरू, वो घुंघरू हो। अब वो क्या हुआ? अच्छा, फिर घुंघरू? वो घु- आवाज़ आ रही है तुम्हें? वो खड़ी है तेरी गर्लफ्रेंड, वो खड़ी है तेरी गर्लफ्रेंड। वो खड़ी है तेरी गर्लफ्रेंड। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और शो के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। काफ़ी वेट रिड्यूस कर रहे हैं आप सर, मेहनत चल रही है। मेहनत क्या चल रही है, बस लंच स्किप किया हुआ है मैंने। ज़बरदस्त। 3 हफ्ते हो गए। मतलब दिन में अगर आप 2 बार खाना खाएंगे तो आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। दैट्स अ गुड टिप, है ना? हाँ, हाँ, और ये सुन्नत भी है। चलो जी, स्टोरी पे चलते हैं। एक स्टोरी है आशी जो मुझे हमारे एक व्यूअर ने भेजी है। मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि हमसे जुड़े जो लोग हैं, लाइक हमसे जुड़े जो लोग मुराद कि जो हमारे बहुत करीबी हैं, जैसे हमारे माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, बच्चे हो गए। तो ये जो स्टोरी है ये बाप के मुतल्लिक है, एक फादर के मुतल्लिक है और उसका एक बेटा है। स्टोरी वो बंदा जो बताता है वो स्टोरी उसकी अपनी ज़ाती है। कहता है कि मैं काशू भाई पहले नंबर का नालायक और नशई, लाइक नशाई से मतलब ये कि वो छोटे छोटे वाले नहीं, वो हाई फाई नशे करने वाला, ओके। और पार्टीज़ ये वो, मैं इस तरह का बंदा। मेरा फादर, मेरा वालिद बहुत पैसे वाला, और उन्होंने हमें कभी भी वो टाइम नहीं दिया जिसकी हमें ज़रूरत है या ज़रूरत थी। इस वजह से हमारी जो अटैचमेंट थी हमारे फादर के साथ वो थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन एक स्टेज ऐसा आया कि अब हमें लगा कि नहीं यार, हमें अपने वालिद को टाइम देना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी जब हमें ज़रूरत थी उनकी, जब हमें लग रहा था कि हमें इनको टाइम देना चाहिए, उस वक्त भी वो अपने पैसों के चक्रों, पैसे कमाने के चक्रों में, अपने बिजनेस इसमें लग गए। खैर एक वक्त ऐसा आया कि हमने अपने अपने ठिकाने अलग कर लिए। लाइक जैसे होते हैं ना, बच्चे बड़े हो गए, पैसा बहुत आ गया तो मैं अलग मूव हो गया, वो अलग मूव हो गया, वो अलग मूव हो गया। कहने लगा हम अलग अलग मूव हो गए। मेरी वालदा और मेरे वालिद और नौकर चाकर ये घर में रहते थे। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मेरे वालदा के इंतकाल के बाद मेरे वालिद में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि अब वो उन्हें फैमिली की एक इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो गया, क्योंकि घर का एक ऐसा मेंबर चला गया जो पूरे घर को लेके साथ चलता है। उसके बाद उनको हमारी ज़रूरत पड़ने लगी। घर पे कोई है नहीं, पहले तो माँ होती थी। अब जब वो हमारे करीब आने लगे तो हमें खौफ होने लगी। लाइक हम उस फेज़ से निकल आए थे जब हमें उनको ज़रूरत थी। हम जब ये सोचते थे कि हमें ज़रूरत है इनकी, उस वक्त तो ये थे नहीं। अब जब इनको ज़रूरत है तो हम क्यों हों। खैर मेरा एक भाई था, वो बाबा का, अपने वालिद का करता था। मैं बिल्कुल कट गया। मैंने कहा कि ये अब वो शख्स नहीं है जिसके मैं करीब जाऊं या कुछ करूं। तो हुआ ये कि जी, मेरा वालिद मुझे कॉल्स भी करता था, बुलाता भी था, मेरी तबीयत भी पूछता था, लेकिन मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़ोन करे ना करे, मैं उठाऊँ ना उठाऊँ, बात करूँ ना करूँ। खैर मुझे काफ़ी मेरे
भाई ने भी समझाया, रिश्तेदारों ने भी समझाया, यार बाप है बाप है बाप है। बहरहाल मैंने किसी की बात नहीं सुनी। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मेरा दिल किया मैं नमाज़ों की तरफ जाऊँ। मैं नमाज़ों की तरफ गया। फिर मेरा दिल किया कि मैं उम्रा करूँ, तो मैं उम्रे पे चला गया। अच्छा, जब मैं उम्रे पर गया तो मुझे लोगों ने कहा कि अपने बाप से तो मिल के जाओ। तो उस वक्त भी मैंने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी और मैं नहीं मिला उनसे, मैं चला गया उम्रे पर। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी मैं उम्रा तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे वालिद का कोई वो नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई मेरे वालिद की कोई ख्याल नहीं है। मुझे सिर्फ वालदा का था, मैं उनके लिए दुआ मांगी और वालिद के लिए जैसे नॉर्मली सबके लिए दुआ मांगते हैं वैसी दुआ मांगी। अच्छा, जब मैं उम्रा करके आया तो मुझे लोगों ने कहा यार वालिद से मिल लो। मैं मिलने नहीं गया वालिद से बिल्कुल भी। और उनकी कॉल है, मैंने कहा हाँ मैं आ गया हूँ, बस ठीक है, उम्रा ही किया था। और वो तो मुझे लोगों ने कहा कि यार जैसे तुम उम्रा करके आए हो, इसका क्या फ़ायदा जब तुम अपने बाप का दिल ही नहीं जीत पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। खैर, ये बात गुजर गई, कुछ अरसा गुजरा। इसको ये फील हुआ एक रात को कि इसका वालिद जो है वो इसके घर में आया है। इसको आवाज़ सुनाई दी कि इसको बुला रहा है। तो ये अपने बिस्तर से कह रहा है, मैं काशू भाई उठा और गया तो देखा बाबा जो हैं मेरे वो टीवी लाउंज में टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं और मुझे आवाज़ दे रहे हैं। तो मैं परेशान हो गया। मैंने जाके पूछा बाबा खैर तो है, मतलब आप इस वक्त यहाँ? कि लगा हाँ मैंने तुम्हें इतना बुलाया तुम आते ही नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊँ, तुमसे मिल लूँ। तो कहने लगा अच्छा ठीक है वो तो सही है, लेकिन इतने रात के ये टाइम हो रहा है 2:30-3 बजे, तो आपको दरवाज़ा किसने खोला, आप आए कैसे, ना मुझे किसी ने बताया। कहने लगा मैंने मना किया था कि तुम सो रहे होगे, लेकिन फिर मुझे तुम्हारे रूम से आवाज़ें आई तो मुझे लगा कि तुम जाग रहे हो, तो मैंने तुम्हें आवाज़ दी कि अगर तुम जाग रहे होगे तो आवाज़ सुन के बाहर आ जाओगे। बोला अच्छा। तो कहना आपने खाना खाया, कुछ इस तरह से जैसे बंदा पूछता है फॉर्मली। मैंने उनसे पूछा कि, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैंने खाना खा लिया, बस तुम ना मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बात करो। कहना मैं बैठ गया। मुझसे कहने लगे कि तुम गए, तुम मिल के नहीं गए, तुम आए, तुम मिले नहीं, तुम मेरे पास आते नहीं हो, तुम मुझसे बात नहीं करते, इस तरह की बातें करने लगे। तो मैंने भी कहा कि आपने कौन सा, जब हमें ज़रूरत थी तो आप हमारे साथ थे। तो कहने लगा ठीक है जो हुआ मुझसे मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो सब कुछ भी तुम लोगों के लिए ही था। आज ये जो तुम्हारा घर है इतना बड़ा, ये भी उसी मेहनत का सिला है ना। इंसान को हमेशा बैलेंस होके चलना चाहिए। मेरी गलती यहाँ पर यह है, मैंने तुम लोगों को लाइफ स्टाइल देने के लिए, तुम लोगों के लिए एक बेहतर लाइफ देने के लिए कंप्रोमाइज़ किए, सेक्रीफाइसेस किए। अब तुम लोग उसमें इग्नोर हुए हो, तुम लोग उसमें, मैंने तुम लोगों को अपने से दूर किया है, तो वो एक लाइफ का पार्ट था। मुझे तुम लोगों की ज़रूरत थी, तुम लोग उस वक्त नहीं आए, तुम्हारी माँ मर गई है, वो इस तरह की सारी बातें होती रही। तो क्या ये सारी बातें करने के बाद कहने लगा काशी भाई वो उठे हैं और मुझे कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे? बोला नहीं बस मुझे जो बात करनी थी मैंने कर ली है, तो मैं जा रहा हूँ। बोला वो उठे और बाहर की तरफ, मैंने कहा मैं आपको छोड़ के आता हूँ। कहने लगा नहीं नहीं तुम बैठो मैं चला जाता हूँ। बोला उन्होंने बाहर का वो जो एक छोटा सा कॉरिडोर बना हुआ है, लकड़ी का दरवाज़ा बड़ा लगा हुआ है, खोला, उसके बाद फिर गराज है और पार्किंग है और उसके बाद फिर मेन गेट है। तो मैंने लगा गाड़ी वाड़ी इन्होंने अंदर खड़ी की होगी, इन्होंने दरवाज़ा खोला और चले गए। अब मैं उधर ही बैठा रहा लाउंज में। 10 मिनट के बाद या 5, हाँ बोला 10 मिनट के बाद मुझे मेरे भाई की कॉल आती है कि जल्दी अब्बा के घर पहुंचो। कहने लगा मेरा घर और मेरे वालिद का घर कोई आधे घंटे की ड्राइव पर है। तो मैं हैरान हो गया, मैं क्या हुआ खैर? कहने लगा मुझे ये लगा कि बाबा बग़ैर बताए निकले हैं, तो वो परेशान हो गए कि बाबा कहाँ गए। मैंने कहा क्या हुआ खैर है? तो कहने लगा नहीं नहीं तुम बस घर आओ, इधर आओ, घर आओ। कहने लगा यार परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, बाबा मेरे पास ही थे, अभी निकले 5-10 मिनट हुए।
तो आगे से भाई ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है, बाबा की रात को 12 बजे डेथ हो गई है। ओ हो। ये सर पकड़ के बैठ गया। क्या लगा, मैं भागा बाहर, गार्ड वार्ड से पूछा, इनसे पूछा, इन्होंने बोला कोई नहीं आया। गाड़ी लेके मैं पहुंचा उस पुराने अपने वो मेन जो इनका घर है वहाँ, देखा तो वहाँ बाबा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मैंने काफ़ी जाके माफ़िया मांगी, पाँव छुए, लेकिन अब एक चीज़ जो हो गई वो हो गई, अब वो रिवर्ट नहीं हो सकती थी। वो मुझसे मिलने आए थे, उनका करीन कहो, कोई मैसेज होगा, कोई दिल में कोई बात दबी हुई होगी जो पहुंचानी होगी, वो पहुंचाने आया था। और उस दिन के बाद मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैं अपने बाप के, अब एक चीज़ चली गई, अब वो कुछ भी कर ले। अगर आपने ज़िंदगी में कदर नहीं की, मरने के बाद आप ताजमहल बनवा दो, किसी कोई फ़ायदा नहीं है। कहने लगा वो दुख मुझे आज तक सोने नहीं देता। अब मेरे साथ क्या होता है, मुझे लगता है कि शायद कोई नफ्सियाती बीमारी हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रोज़ रात को उसी वक्त उसी लाउंज में मेरा अब्बा आके बैठता है, टांग पे टांग रखता है। मैंने कई बार उसको विटनेस किया, देखा है उसको। और अगर मैं बाहर नहीं निकलता तो मुझे आवाज़ देते हैं। मैं निकलता हूँ, जब देखता हूँ वो बैठे हुए हैं, मैं फिर एक राउंड लगाता हूँ उस जगह का, बात नहीं करते, कोई चीज़ नहीं होती, उस जगह का राउंड लगाता हूँ, वापस अपने कमरे में आता हूँ, फिर उसके बाद मुझे कोई आवाज़ नहीं आती। अभी भी वो या उनका करीन जो भी है या मेरा दिमाग, वो उसी जगह पे उसी वक्त पर अटका हुआ है। भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त स्टोरी। और मैं कहता हूँ हमारे 80% जो हमारे अभी व्यूवर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, वो इस चीज़ को एग्री करेंगे कि मेरा रहा है हमेशा मेरे अब्बा के साथ। मतलब ऐसे रहा है कि अब्बा पुलिस में हुआ करते थे और उनकी बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटियाँ लगती थी, जैसे होता है पुलिस में। लेकिन नौकरी की, पैसा कमाया, जोड़ा, मेहनतें की, वो सब जो भी किया वो हम लोगों के लिए किया, ठीक है। और हम लोग उस वक्त यही कहते थे कि यार अब्बा टाइम नहीं देते, और अब वो ही सेम चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे लिए यही कहते हैं कि बाबा टाइम नहीं देते। तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मर्द की ज़िंदगी ऐसी ही है, ठीक है। हाँ, अभी जो मैं फेस देख रहा हूँ, मेरे वालिद साहब हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मेरी माँ है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अब्बा को हमारी ज़रूरत है। वो मुझे नहीं भी नहीं तो दिन में मुझे 100 से 150 कॉल करेंगे। 100 कॉल्स तो करते ही भाई करते होंगे। कहाँ पर है क्या, मैंने हर तो अपने 10 मिनट के बाद एक कॉल आती है, मजबूरा, मतलब लाइक इस तरह से यस कोई तुम्हारी मैंने ringtone- अपने अब्बा के वो जो रिंगटोन रखी हुई है ना, वो रखी हुई है, वो एक गाना है सिंधी गाना, मजबूरा आशिक मजबूरा, तो वो मेरे अब्बा का फेवरेट गाना है। तो मैंने वो रिंगटोन रखी हुई है। अक्सर मेरी ऑफिस की बड़ी वो ख़तरनाक सोफिस्टिकेटेड मीटिंग्स चल रही होती हैं, वहाँ पर अब्बा की फ़ोन बजती है, मजबूर तो वो मीन्स थोड़ा सा अजीब भी लगता है, लेकिन मैं फील करता हूँ क्योंकि उस रिंगटोन की एक तो आवाज़ यार बड़ी है, तुम्हें भी दूर मेरा, से पता चलता है अब्बा का फ़ोन तुम्हें मेरा और बाबा का रिलेशन भी पता है कैसा रहा है, और अम्मी के डेथ के बाद भी वो रिलेशन कैसा हो गया था। तुम्हें पता है कि मैं कितने अरसे के बाद जाके अब कोई 3-4 साल से उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया हूँ। 4 साल। ये होता है, ये मेरे साथ भी हो रहा है। मैं अपने माँ बाप के साथ अभी, हालांकि मेरे अपने बाप के साथ बड़े इख्तलाफात रहे, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई बड़ा कोई इख्तलाफात, लेकिन इख्तलाफात इस चीज़ में कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। नज़रियाती इख्तलाफ। मैं कहता हूँ ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो उस चीज़ में मेरे अब्बा के साथ इख्तलाफात रहते हैं, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ अपने अब्बा के साथ। मैं भी अब वो होता है ना, वो बोलते हैं कि काशिफ ये करना है, तो मतलब वो सही हो वो गलत हो, वो इधर से हो वो उधर हो, बाबा ने बोल दिया अब ये करना है। वो जैसे अभी अब्बा के हमें ट्रीटमेंट्स करवाई, तो अब्बा ने बोला कि भाई मैं ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाऊंगा यार, ये फिजूल है और मरना सबने। मैंने कहा भाई अल्लाह रहम करे, लेकिन किसी बीमारी में फंस जाए, चलते हैं ट्रीटमेंट के लिए गए, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको कुछ मीठा नहीं दो,
शुगर पेशेंट है, आप इसको कोई फ्रूट नहीं दो, फ्रूट में भी इसको सिर्फ एप्पल दो, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, मैं अभी गाड़ी में निकले बाहर, तो बोला यार ये फ्रूट वाला खड़ा हुआ ठेले पे रोको। मैंने कहा यार अब्बा को एहसास हो गया। कह रहा यार ये भाई नारंगी कितने की? हाँ भाई इतने की है। ये कितने का? केले कितने के? ये कितने के? सब पूछा उसने, सब लिए, एक सेब नहीं लिया। इसलिए कि डॉक्टर चाह रहा होगा कि ये सेब ना खाए। खैर, और मैं 80% कहता हूँ, हमारे पास जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, इन सबको यही शिकायत होंगी कि हमारे पेरेंट्स ने हमें, हमारे फादर ने हमें टाइम नहीं दिया। और लेकिन इस एज में आने के बाद आप सबसे ज़्यादा अटैच होने जा रहे हैं अपने फादर के साथ। खैर, ये भी अल्लाह जिसको इज़्ज़त बख्शे। अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं अपने माँ बाप के साथ बैठा हूँ, ये बड़ी बात है। चले जी सेकंड स्टोरी पे, अब आपकी डॉक्टर काशिफ की स्टोरी पे चलते हैं। यार मेरी स्टोरीज तो अजीब ही होती है ना। और अच्छा सॉरी, उस स्टोरी के हिसाब से, उसी स्टोरी के हिसाब से मेरे को एक पॉइंट याद आया जो हमारे बड़े भी कहते हैं कि औलाद जो है वो संगदिल है, बड़ा सख्त है। माँ बाप जो है वो मोम है, बड़े प्यार वाले। माँ बाप का उस वक्त से ही एहसास करें। चलो बिस्मिल्लाह। भाई सीन कुछ इस तरह से है कि मैं आज का किस्सा बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले वाली में मैंने नहीं बताया, मैं आज का किस्सा तुम्हें बताता हूँ। आज का किस्सा ये हुआ क्योंकि ये वालिद से ही रिलेटेड एक वो चल रही है, तो उसी पे मैं तुम्हें अपने वालिद का किस्सा जो मेरे साथ लिंक करता है वो बताता हूँ। पता है अम्मी की तो डेथ हो गई 2003 में, ठीक है। और उसके बाद मेरे भी टर्म्स कुछ ऊपर नीचे कुछ इस तरह का शिकार रहे। तो हमारा जो बाबा ग्राउंड पर रहते हैं, जो बीच वाला पोर्शन है, मैं हैदराबाद वाले घर की बात कर रहा हूँ, बीच वाला पोर्शन भाई छोड़ के जा चुका है, ठीक। तो वो भी मैंने ऑक्यूपाई कर दिया और उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है और वो सारा काम बाबा करवा रहे हैं, ठीक। बाबा के सामने हो रहा है, बाबा की सुपरविजन में हो रहा है, वो सारा रिनोवेशन का काम करवा रहे हैं। तो बाबा ने मुझे एक बार कहा लास्ट टाइम कि यार जब तुम आते हो तो ये जो बीच वाले पोर्शन का जो ये दरवाज़ा है, रेलिंग्स लगे हुए, ये बंद कर दिया करो और एक लाइट ऑन कर दिया करो। उन्होंने क्यों कहा कि एक लाइट ऑन कर दिया करो? क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है कि याद है हम होटल पर बैठे हुए थे, ढाबे पर, बाबा की कॉल आई थी कि ऊपर तू क्या कर रहा है? मजदूर काम कर रहे हैं मजदूर काम कर रहे हैं क्या? इस वक्त रात को, उस वक्त 1:30 बज रहा था। तो बाबा ने कहा लाइट ऑन कर दिया करो कोई भी एक, और उसके बाद भले तुम जाके सो जाया करो। अब वो बाबा की बात जाहिर सी बात है, कभी दिमाग में होती है कभी नहीं होती, वो लाइट ऑन करना। और हम उठते कितने बजे यहाँ से ना, मैं 2-2:30 तो यहीं बज जाते हैं। खैर हुआ ये कि जी मैं लाइट ऑन करना भूल गया और बाबा ने मुझे स्पेशली कहा था कि लाइट ऑन करके फिर चले जाना ऊपर रूम में, मैं इसको बंद नहीं करना। मैं रूम में गया और जाके मज़े से लंबी तान के सो गया। तो मुझे बाबा की कॉल आई तकरीबन कोई 3:30 बजे कि तुमने लाइट ऑन की है। अब बाबा अक्सर सोते रहते हैं ना, बाबा उठते नहीं हैं। जब सोते हैं तो फिर बाबा उठते हैं तहज्जुद का टाइम होता है, फजर की नमाज से आधा घंटा पहले, तो तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपना जो पढ़ना होता है फिर फजर पढ़ते हैं, और फिर बाबा की आदत है कि फिर इशराक वगैरह ये सारी पढ़ के फिर दोबारा से कोई काम होता है करके फिर सो जाते हैं। वेरी गुड। तो हुआ ये कि जी 3-3:30 बजे मुझे कॉल आई कि मैंने कहा अल्लाह खैर करे, बाबा कॉल कर रहे हैं। मैंने फ़ोन उठाया, मैं जी बाबा तूने लाइट ऑन की। अब बाबा की टोन, फ़ोन बाबा का था, कॉल मतलब बाबा की कॉल आई हुई थी, लेकिन बाबा की जो टोन थी, बाबा की जो आवाज़ थी, वो एक रोब वाली थी, एक गुस्से वाली थी कि तूने लाइट ऑन की। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार बाबा ने इतने अरसे में मुझसे आज बात की और इतनी सी बात पे मुझसे ये बात की है। मैंने कहा बाबा शायद बड़ा सख्त लहजे में बात की। सख्त लहजे में। मैंने कहा बाबा शायद मैंने की है, मैं जाके देखता हूँ। ये कह के बाबा ने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा बाबा ने फ़ोन काट दिया। मैं उतरा, मैंने कहा लाइट तो ऑफ़ है। मैंने कहा यार ये चढ़े होंगे ऊपर, आए होंगे तो देखा होगा लाइट ऑफ है। खैर मैंने रेलिंग वाला दरवाज़ा खोला जैसे ही, तो मुझे अंदर से एक ना जैसे अजीब सी एक हंसी की आवाज़ आई और ऐसा फील हुआ जैसे कोई मतलब वो
कोई अंदर चल रहा हो लेकिन उसके पैरों में ना अजीब से एक वो जैसे नहीं घुंघरू होते हैं, घुंघरू, वो घुंघरू हो। अब वो क्या हुआ? अच्छा, फिर घुंघरू? वो आवाज़ आ रही है तुम्हें? अभी आई। अच्छा छोड़ना, चलती रहती चीज़ें। हाँ। इसलिए कि वो, खैर बताता हूँ उसका। वो आवाज़ आई। अब हुआ क्या कि मैंने लाइट ऑन किया। लाइट ऑन किया तो वो मोहतरमा जो है, वो एक कमरा है हमारा, वहाँ कोने पर खड़ी है। पैरों में उसके बाकायदा घुंघरू बंधे हुए हैं, लेकिन वो दीवार की तरफ अपना मुंह करके दी क्या है, दीवार को मार रही है। ठीक है, जैसे इस तरह से मारा जाता है ना, दीवार पे मारते हो कैसा आवाज़ आता है, इस तरह से मार। अब मुझे बड़ी हैरत हुई कि मतलब ये बाबा को चीज़, ये देखा ये बाबा को चीज़, भाई के खड़े हो गए रोंगटे। हाँ। क्योंकि तुझे अंदाज़ा नहीं ना जिस चीज़ को मैं इस वक्त देख रहा हूँ। अच्छा, फिर? तो अब मुझे ये एहसास हुआ कि शायद बाबा को ये चीज़ नज़र आई है, या बाबा को कुछ महसूस हुआ है, तभी बाबा ने मुझे कहा है कि इसका तुम ये जो है लाइट ऑन कर दिया करो। ये बहरहाल मैं उस चीज़ के जैसे करीब जाने लगा तो वो चीज़ दीवार के अंदर गई और जम हो गई। अच्छा, होता क्या है, ये सीन हो गया। मैं बाहर आया, मैं आके लाउंज में बैठ गया। अब वहाँ पे पंखा वंखा कुछ भी नहीं लगा। मुझे अचानक एक सर्दी का एहसास होने लगा, जैसे मुझे ना सर्दी हो रही है, वो होने लगा। वहाँ से उठा, मैं भागा रूम में, तो मैंने कंबल लिया और सो गया। सुबह उठा, मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा रात आपने मुझसे इतने गुस्से में बात की है कि मैं रात को 3 साढ़े 3 बजे नीचे गया हूँ और जाके लाइट ऑन की है, लाइट ऑन करना भूल गया था, तो रात तो ये हुआ है। तो बाबा मेरी शक्ल देख रहे हैं, कि मैंने तुझे कब कॉल की है रात को। मैं बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया, मैंने कहा आपने कॉल नहीं की थी? बोला नहीं, मैं तो सो रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं जल्दी सो जाता हूँ, 11-12 बजे सो जाता हूँ, मुझे फिर सुबह जल्दी उठना होता है, मैंने कॉल नहीं की। अरे मैंने कहा नहीं वो परसों की बात होगी या लास्ट वीक की, मुझे लगा कि आपने कॉल की है या मैं नींद में हूँगा, मैं उठा हूँ और मैं गया हूँ, तो ये फिर ख्वाब वाब देखा होगा मैंने। खैर बाबा समझ गया कि इसके साथ ये चक्कर हुआ है। खैर अब मैं दूसरे दिन संडे था, मुझे तेरे पास आना था शाम में। अब मेरे दिमाग में यही था कि यार मैं जाऊंगा फिर मुझे लाइट ऑन, तो मैं लाइट ऑन ही करके जाता हूँ ताकि रात को जिस वक्त भी जाऊँ तो लाइट ऑन रहे। खैर मैं लाइट ऑन की, ठीक है, और दरवाज़ा बंद करके मैं आ गया। अब जब मैं आ गया दरवाज़ा बंद करके, तो अब तुम्हारे पास से मैं जल्दी चला गया था, 12:30 बजे तक, 12:30-1 बजे तक चला गया था। तो मैंने जाके दोबारा से देखा कि लाइट ऑन है कि नहीं है, तो मैंने दरवाज़ा खोला, देखा लाइट ऑन है। अब लाइट ऑन तो है मगर मुझे वही घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई दे रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब समझ में नहीं आ रही कि वो घुंघरू की आवाज़ आ कहाँ से रही है, मुझे एहसास उस चीज़ का। लेकिन जैसे मेरा कदम उठता घुंघरू की आवाज़ आती, लाइक मैं कदम उठा रहा हूँ ना तो घुंघरू की आवाज़ आ रही है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ कोई चल रहा है क्या, मेरे आगे पीछे कोई इधर उधर। आशी जब मैंने नीचे देखा तो मेरे अपने पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, जब मैं चल रहा था
तो उनमें से आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, अब सीन क्या था? जब मैं उसी जगह कोने पर पहुंचा जहाँ पे वो औरत खड़ी थी, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं तो अभी उधर ही खड़ा हुआ हूँ जहाँ खड़ा था, और जो कोने में है वो औरत ही है जिसने घुंघरू पहने हुए हैं। समझा नहीं। समझेगा भी नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाया। तू यहाँ से चलता हुआ अगर इस दीवार के कोने तक जाता है, ठीक है, तो तू फिजिकली जा रहा है ना, यहाँ पे कोई नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ और वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो वो औरत सामने खड़ी हुई है, मैं नहीं हूँ। अच्छा। और उसके बाद वो दोबारा उस जगह पे, उसमें दीवार में एक कोना है, उसमें जम हो गई। नहीं तो मकसद की बात क्या? फिर क्या? कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, इसके पीछे कोई मंतक हो ना, कोई तुक हो ना। क्यों कोई इस तरह तुझे दिखावा देगा? यार मुझे इस तरह से फजूल में चीज़ें दिखावा देती हैं। अब मैं तुझे बता नहीं सकता। अब तू तू जब बात कर रहा है दिखावे की, तो मैं तुझे बता नहीं सकता। मैं तुझे क्या बोलूँगा? मैं इस वक्त जिस कंडीशन में मैं हूँ, मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि तुझे वो चीज़ फील हो रही है या तो तेरे कोई कोई ऐसी चीज़ तुम्हें महसूस हो रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन खैर साहब, ये मसले आपके साथ होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ नहीं होते, बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन यह है कि मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई चीज़ होती है तो यार आई मुझे डोंट थिंक समझ सो में कि नहीं- हमें हीरो बनना चाहिए। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि लाइक कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारी स्टोरीज में चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ वियर्ड साउंड सुनने में आते हैं, जैसे स्नोरिंग का, गुस्से में गुर्राने का, इस तरह के आवाज़ें भी आती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महसूस करते हैं, जो फील करते हैं। आज इधर आके बैठा हूँ ना, जब मैंने फादर वाली स्टोरी उस बंदे की शेयर की, उस वक्त से कुछ है। ठीक है, ये मेरी हालत ऐसे ही नहीं होती, ये मेरी हालत अजीब हो जाती है जब कुछ होता है, और तब मेरे पास अल्फाज नहीं होते। मैं उस चीज़ को ना सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि जी, आज वैसे स्टोरी में आप काफ़ी भटके भटके भी लगे, मतलब ऐसा लग रहा है आप डाइवर्टेड हो। माइंड डाइवर्ट है मेरा। मैं तुझे नहीं बता सकता कि है क्या मसला इस वक्त। चलो खैर है। अच्छा जी, यहाँ पर एक मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर इस स्टोरी में आया है कि अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई चीज़ें नज़र आती है तो उनके साथ जाकर मैं पर्सनली अपनी बात करूँगा, मैं जाके लड़ूंगा नहीं, मैं उनको फॉलो नहीं करूँगा, ये कीड़ा मेरे पे नहीं है। हाँ, आप अपने आप को रोक सकते हो, उन चीज़ों से अपने आप को अलग रख सकते हो, आप इधर देख सकते हो, इधर देख सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग बिल्कुल स्टोरी पे रहेगा। लेकिन खैर, आज की स्टोरी काफ़ी कंफ्यूजिंग थी और काफ़ी चीज़ों में मुझे लगा डॉक्टर जो है ना वो यहाँ पर नहीं है, कहीं और है, दिमाग इसका डाइवर्टेड था। खैर, कैसे लगी आप लोग आज की स्टोरी, हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स पे। शुक्र करके डाइवर्टेड था। तो और क्या करूँ? अगर शुक्र नहीं करना तो फिर दूसरी चीज़ क्या है? और दूसरा ऑप्शन? दूसरा का ऑप्शन कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर शायद मेरा माइंड उस तरफ नहीं होता, या ये रब का करम है कि मुझे ये चीज़ें इस तरह से नज़र आती हैं जिन पे कंट्रोल पड़ जाता है। डॉक्टर साहब आज सीरियस हो गया। अगर नहीं होता ना इस तरह से, तो हम दोनों कोई नुकसान आज खा के बैठे होते। चल यार, छोड़ना यार, बस कर यार, मैं हूँ ना तेरे साथ, डर क्यों रहे? चले जी, इंजॉय कीजिए, मस्त जीजिए, तेरे मस्त सिवा जिए। कोई और भी है मेरे साथ? ये होगा, नहीं, ये होगा। नहीं, अल्लाह चलो की जी। ज़ात तो है ना।
अल्लाह के साथ तो हर जगह है, बेशक बेशक। चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत टाइट किस्म की लगी है भूख, खाना खाएंगे। आज मेरी वाइफ ने बनाई है निहारी। तो तू सोच ले आज क्या होने वाला है खाने के साथ। अल्लाह खैर करेगा। मेरे को एक रोटी दे दियो, एक नान दे दियो, बाकी तू खा लियो, कोई मसला नहीं है। 18 आदमी, एक इंसान 18 रोटियां खा ले तुम्हारे सामने। 16 हाँ चलो, खैर एक ही बात है, हर साल 2 बढ़ जाती है उसकी। चलो जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। काफ़ी लेट हो चुकी है और अभी हमने खाना खा के और फिर बाहर निकलना है, और फिर वही बच्चे शिकायत करेंगे बाबा आप टाइम नहीं देते। हमारी तरफ से सैया बाबा अल्लाह हाफ़िज़। जुक जुक वो खड़ी है तेरी गर्लफ्रेंड। मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से आई? ये देख। चलो जी, बाय बाय। कुछ नहीं है, मैं तेरे साथ डर रही हूँ। यही तो डर है मुझे कि तू मेरे साथ है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।